संरचना, कैपिटल स्ट्रक्चर। किसी भी व्यवसायिक सफलता में वित्त की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वास्तव में वित्त ही प्रत्येक व्यवसाय संस्था का जीवनदायी तत्व है, लाइफ गिविंग एलिमेंट्स। परंतु वित्त के अनेक स्रोत होते हैं, जैसे अंश, ऋणपत्र, विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं, बैंक, जनता से जमाएं आदि। अतः व्यवसाय को यह निर्धारित करना पड़ता है कि व्यवसाय में कितनी राशि अंश पूंजी के रूप में लगाई जाएगी तक कितनी ऋण राशि होगी। दूसरे शब्दों में पूंजी के विभिन्न स्रोतों को किस किस अनुपात में उपयोग में लाया जाएगा, यह तय करना बहुत ही आवश्यक है। इस प्रक्रिया को ही अंश पूंजी संरचना का निर्माण करना कहते हैं। हम पूंजी संरचना के विभिन्न पहलुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जो पहला है पूंजी संरचना का अर्थ है परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। किसी भी संस्था की कुल दीर्घकालीन पूंजी में विभिन्न वित्तीय स्रोतों के अनुपात को निर्धारित करना ही पूंजी संरचना कहलाता है। पूंजी संरचना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यवसाय की दीर्घकालीन पूंजी के विभिन्न स्रोतों के अनुपात को निर्धारित किया जाता है। पूंजी संरचना की कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं। पहली, वेस्टन तथा ब्राह्मी के अनुसार पूंजी संरचना किसी भी संस्था का स्थायी वित्त प्रबंधन है जो दीर्घकालीन ऋणों, ऋणपत्रों, अधिमान तथा समता अंशों के रूप में दिखाई देता है, किंतु इसमें अल्पकालीन साख या ऋणों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। यह समता अंश तात्पर्य समता पूंजी या पूंजी आदि के धारित आयु का शेष सम्मिलित है। R.H. वेसल के अनुसार पूंजी संरचना शब्द का उपयोग प्राय किसी व्यवसाय संस्था में विनियोजित दीर्घकालीन कोषों को दर्शाने के लिए किया जाता है। कस्टनबर्ग के अनुसार पूंजीकरण के लिए जारी की जाने वाली विभिन्न प्रतिभूतियों के प्रकारों तथा अनुपातों को ही पूंजी संरचना कहते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि वित्तीय संरचना किसी भी व्यावसायिक संस्था के दीर्घकालीन पूंजी स्रोतों को प्रदर्शित करती है। पूंजी संरचना प्रक्रिया किसी संस्था में वित्तीय स्रोतों के अनुपातों के निर्धारण की प्रक्रिया है। इसमें निर्धारित किया जाता है कि किसी संस्था के दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति में अंश पूंजी, ऋणपत्र तथा ऋणों आदि का कितना कितना उपयोग किया जाएगा। संक्षेप में पूंजी संरचना एक ऐसा कार्य है जिसमें निम्नलिखित दो बातों को निर्धारित किया जाता है। पहली, दीर्घकालीन पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कौन कौन सी वित्तीय स्रोत का उपयोग किया जाए तथा इन विभिन्न वित्तीय स्रोत का किस किस अनुपात में उपयोग किया जाए। पूंजीकरण तथा पूंजी संरचना, यह समझना लेना उपयुक्त होगा कि पूंजीकरण तथा पूंजी संरचना दो अलग अलग शब्द है। पूंजीकरण वह कार्य है जिसमें पूंजी की कुल राशि को निर्धारित किया जाता है, जबकि पूंजी संरचना वह प्रक्रिया है जिसमें पूंजी की कुल राशि में विभिन्न दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतों के अनुपात को निर्धारित किया जाता है। कस्टनबर्ग ने कहा है कि पूंजीकरण का तात्पर्य पूंजी की मात्रा को निर्धारित करने से है, जबकि पूंजी संरचना से आशय पूंजी के स्वरूप या प्रकार को निश्चित करना है। पूंजी संरचना तथा वित्तीय संरचना, या पूंजी संरचना वित्तीय संरचना में भी अंतर स्पष्ट कर लेना आवश्यक है। पहला, पूंजी संरचना में दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतों के अनुपात को निर्धारित किया जाता है, जबकि वित्तीय संरचना में संस्था की संपूर्ण पूंजी दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन के विभिन्न स्रोतों के अनुपात को निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट की वित्तीय संरचना शब्द अधिक व्यापक है। पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले तत्व या घटक, एलिमेंट्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। पूंजी संरचना का प्रत्येक व्यवसाय संस्था की सफलता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अतः पूंजी संरचना के निर्माण से पूर्व इसे प्रभावित करने वाले सभी तत्वों पर भली प्रकार विचार कर लेना चाहिए। पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले सभी तत्वों को निम्नलिखित दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, आंतरिक तत्व तथा बाह्य तत्व, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। पहला है आंतरिक तत्व, इंटरनल फैक्टर्स। आंतरिक तत्व वह तत्व है जो किसी संस्था की विशेषताओं या परिस्थितियों से उत्पन्न होते हैं, अतः पूंजी संरचना में इनको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। ऐसे कुछ प्रमुख तत्व निम्नलिखित है। पहला, व्यवसाय की प्रकृति, नेचर ऑफ बिजनेस। संस्था के व्यवसाय की प्रकृति पूंजी संरचना को स्वाभाविक रूप से प्रभावित करती है। यदि संस्था निर्माण कार्यों में लगी है तो उनके पास मशीन, यंत्र, कारखाने आदि के रूप में पूंजी संपत्तियां अधिक होगी, जबकि दूसरी ओर व्यापारिक कार्यों में लगी संस्था के पास इस प्रकार की संपत्तियां कम होती है। इनकी अधिकांश पूंजी कार्यशील पूंजी के रूप में होती है। फलतः निर्माण संस्थाएं आसानी से इन संपत्तियों को बंधक रखकर बहुत ही बड़ी राशि का ऋण प्राप्त कर सकती है, तरल ऋणपत्र भी जारी कर सकती है, जबकि व्यापारिक संस्थाएं बहुत सीमित राशि का ऋण प्राप्त कर सकती है। ऐसी संस्थाओं को समता व व्यापार तथा पूर्वाधिकार पूंजी पर ही निर्भर रहना पड़ता है।
व्यवसाय का आकार, साइज ऑफ बिजनेस। छोटे आकार संस्थाओं की साख भी सीमित होती है, अतः उन्हें अंश पूंजी पर ही अधिक निर्भर रहना पड़ता है, जबकि वृहत स्तरीय संस्थाओं बड़ी साख होती है तथा स्थायी संपत्तियां भी अधिक होती है, अतः इन्हें ऋण आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। मध्यम आकार की संस्थाओं में प्राय अंश पूंजी तथा ऋण पत्र भी बहुत अधिक संतुलन पाया जाता है। आय की नियमितता तथा निश्चितता, रेगुलरिटी एंड सर्टेनिटी ऑफ इनकम। संस्था की भावी आय की नियमितता तथा निश्चितता की संभावना भी पूंजी संरचना को प्रभावित करती है। यदि किसी संस्था की भावी आय पर्याप्त तथा नियमित होने की संभावना है तो ऋण पत्र जारी किए जा सकते हैं, किंतु यदि भावी आय की नियमितता पर संदेह हो तो समतल पूंजी पर निर्भर रहना उचित होगा। अतः जिन संस्थाओं के व्यवसाय में अधिक जोखिम होती है अथवा उसके उत्पादों की मांग में कभी भी परिवर्तन होने की संभावना होती है या भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, उन संस्थाओं को अंश पूंजी पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। परंतु एकाधिकारी या सीमित आपूर्ति वाली संस्थाओं में लाभ अधिक निश्चित व नियमित रूप से होते हैं, अतः इस संस्थाओं में ऋणों का अनुपात अधिक रखा जा सकता है। पूंजी की लागत, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पूंजी के विभिन्न स्रोत होते हैं, उनकी लागत भिन्न भिन्न होती है, अतः पूंजी स्रोतों का चुनाव और उनका मिश्रण इस प्रकार करना चाहिए कि न्यूनतम औसत लागत पर पूंजी प्राप्त हो सके। जोखिम, रिस्क। पूंजी संरचना को जोखिम तत्व भी प्रभावित करता है। जब स्थायी पूंजी लागतें ऋणों पर ब्याज बढ़ती है तो व्यवसाय की जोखिम भी बढ़ती है, अतः अगर व्यवसाय अधिक जोखिम उठाने की स्थिति में न हो तो ऋण में पूंजी के अनुपात का पूर्ण संतुलन रखना चाहिए, किंतु अगर व्यवसाय की लाभप्रदता अच्छी हो तो ऋणों की मात्रा भी बढ़ाई जा सकती है। संस्था की संपत्ति का ढांचा, प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। संस्था की स्थायी संपत्तियों तथा चल संपत्तियों का अनुपात भी पूंजी संरचना को प्रभावित करता है। जिन संस्थाओं में स्थायी संपत्तियां अधिक होगी, ऋण राशि आसानी से प्राप्त किए जा सकेंगे, चल संपत्ति को बंद करना कठिन होता है, अतः ऋण की राशि बहुत कम उपलब्ध होती है। अतः जिन संस्थाओं में चल संपत्तियां अधिक होती हैं, उन्हें समता पूंजी पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। संस्था की आयु, एज ऑफ इंस्टीट्यूशन। कम आयु की नई संस्थाओं को जोखिम अधिक होती है, तब बाजार में उनकी ख्याति भी अपेक्षाकृत कम होती है। गलत है, अतः इन्हें पूंजी पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि इनको ऋण लेने में ऋण पत्र जारी करने में समस्या आती है, अतः इनको अंश पूंजी पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। पुरानी ख्याति प्राप्त संस्थाएं ऋण पत्रों या ऋणों से धन प्राप्त कर सकती है, अतः संस्थाएं ऋण पूंजी को अधिक अनुपात से आसानी से प्राप्त कर सकती है। व्यवसाय पर नियंत्रण की इच्छा, डिजायर टू कंट्रोल द बिजनेस। व्यवसाय पर नियंत्रण बनाए रखने की इच्छा भी पूंजी संरचना को प्रभावित करती है। यदि संस्था के प्रबंधक अपना पूरा नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं तो अपने संसाधनों के अनुसार समता अंश पूंजी जारी करेंगे। इसमें अधिकांश समता अंश अपने नियंत्रण में रखकर संस्था पर नियंत्रण स्थापित कर लेंगे। शेष आवश्यक वित्त की पूर्ति पूर्वाधिकार अनुसार ऋण पत्रों के निर्गमन करके प्राप्त कर लेंगे। भावी योजनाएं, फ्यूचर प्लान। संस्था की भावी विकास विस्तार की योजनाएं भी पूंजी संरचना को प्रभावित करती है। यदि व्यवसाय के विस्तार या विकास की भावी योजनाएं हैं तो प्रारंभिक समता अंशों से ही पूंजी प्राप्त करनी चाहिए। बाद में विकास की आवश्यकताओं को देखते हुए पूर्वाधिकार से ऋण पत्र जारी किए जा सकते हैं। इससे व्यवसाय पर नियंत्रण भी रहेगा तथा सुविधा के अनुसार लाभांश तथा बाजार का दायित्व बढ़ाया जा सकेगा। प्रबंधकों की क्षमताएं, कैपेसिटी ऑफ मैनेजर्स। प्रबंधकों की क्षमताएं भी पूंजी संरचना को प्रभावित करे बिना नहीं रह सकती। कुछ प्रबंधक अधिक जोखिम उठाने की क्षमता रखते हैं तो कुछ सामान्य जोखिम उठाने तक ही सीमित रहते हैं। जब उनमें जोखिम उठाने की क्षमता अधिक होती है तो संस्था के विकास विस्तार के लिए ऋणों का दायित्व भी उठा लेते हैं। जब इनकी क्षमता सीमित होती है तो क्षमता पूंजी पर ही अधिक निर्भर रहते हैं। गुथमेंद्र डोगल ने कहा है कि प्रबंधक चातुर्य, निर्णय क्षमता, अनुभव, स्वभाव, प्रेरणा से भिन्न भिन्न होते हैं। परिणामी भिन्न भिन्न होते हैं। प्रबंधक एक ही जोखिम का भिन्न भिन्न प्रकार से मूल्यांकन करते हैं तथा ऋणों द्वारा वित्त व्यवस्था करने की उनकी इच्छा में भी अंतर होता है। अतः पूंजी संरचना प्रबंधक की आयु, अनुभव, महत्वाकांक्षाओं, आत्मविश्वास, विचारों की कट्टरता आदि से भी समान रूप से प्रभावित होता है। कार्य की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ वर्किंग। जो व्यवसाय प्रबंधक व्यवसाय के संचालन में पूर्ण क्षमता चाहते हैं वे कभी भी विस्तृत क्षमता पूंजी में विश्वास नहीं करते। वे क्षमता पूंजी उतनी ही जारी करते हैं जितनी पूंजी से वे व्यवसाय पर अपना पूर्ण नियंत्रण कर सकते हैं। शेष वित्त की आवश्यकता की पूर्ति में ऋणों या ऋणपत्रों या पूर्वाधिकार अंशों के माध्यम से कर लेते हैं। परिचालन अनुपात, ऑपरेटिंग रेशियो। परिचालन व्यय व खर्चों का शुद्ध बिक्री की राशि से अनुपात भी पूंजी संरचना को प्रभावित करता है। इसकी गणना करने के लिए बेचे गए माल की लागत तथा उस पर किए गए परिचालन व्ययों, श्रम में प्रशासनिक व्यय, विक्रेता वितरण व्यय के योग में शुद्ध बिक्री राशि का भाग देकर की जाती है। उदाहरण के रूप में इस गोविंदन कंपनी में ने एक वर्ष में 1 करोड़ रुपए का माल बेचा, जिस पर निर्माण सामग्री में 60 लाख रुपए तक मजदूरी विक्रय विज्ञापन तथा कार्यकलाप के खर्चों के लिए
30 लाख रुपए व्यय हुए। इसका परिचालन व्यय का अनुपात प्रतिशत निम्न प्रकार होगा। जैसे कुल बेचे के माल की लागत है 90 लाख रुपए, है ना, उसमें अपने 90 लाख अपॉन 1 करोड़ इंटू 100 बराबर 90% होगा। इसका तात्पर्य है कि 100 करोड़ के शुद्ध विक्रय में 100 करोड़ रुपए का शुद्ध विक्रय है ना, 100 करोड़ रुपए के शुद्ध विक्रय में केवल 10 रुपए दीर्घकालीन ऋणों के ब्याज तथा अंशों के लाभांश के लिए बचते हैं, जो बहुत कम है। अतः स्पष्ट है कि यदि किसी संस्था के परिचालन अनुपात से अधिक ऊंचा है तो क्षमता पूंजी पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। यदि वह ये कम है तो ऋण पूंजी से व्यवसायिक वित्त की पूर्ति की जा सकेगी। यदि ये सामान्य है तो ऋण तथा पूंजी अनुपात में पर्याप्त संतुलन रखा जा सकता है। समता व्यापार की नीति, पॉलिसी ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। समता पर व्यापार नीति भी पूंजी संरचना को प्रभावित करती है। कुछ प्रबंधकों व्यवसाय की ये नीति होती है कि व्यवसाय में अल्प क्षमता पूंजी रखे तथा ऋणों की मात्रा बढ़ाकर अधिक लाभ कमाए। क्योंकि ऋणों पर एक स्थायी खर्च ही आता है, अतः वे सोचते हैं कि लाभों में से ब्याज के स्थायी खर्चों को घटाकर शेष सभी लाभों के वे सभी अधिकारी हो जाएंगे। इसी क्षमता पर अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस नीति के कारण पूंजी संरचना सर्वत्र प्रभावित होती है। इसका आगे अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे अगले अध्याय में। पूंजी धनती अनुपात की स्थिति, पोजीशन ऑफ कैपिटल गियरिंग रेशियो। कुल पूंजी में समता पूंजी तथा ऋण पूंजी के बीच के अनुपात को पूंजी धनती अनुपात कहते हैं। यदि समता पूंजी कम और ऋण पूंजी अधिक है तो उच्च धनती अनुपात होता है। इसके विपरीत जब ऋण पूंजी समता पूंजी से कम होती है तो निम्न धनती अनुपात होता होगा। सट्टे की प्रवृत्ति वाले व्यवसाय पर उच्च धनती अनुपात रखते हैं, फलतः समता पूंजी पर उनका अधिकार होता है और अंशों के मूल्य पर नियंत्रण रखने में सफल हो जाते हैं। वे सट्टे से लाभ कमाते हैं। बाह्य तत्व, एक्सटर्नल फैक्टर्स। व्यवसाय के बाहर के तत्व भी पूंजी संरचना को प्रभावित करते हैं। इनमें प्रमुख निम्नलिखित है। पहला, पूंजी बाजार का वातावरण, इन्वायरमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट। पूंजी बाजार का वातावरण पूंजी संरचना को प्रभावित करता है। विकसित व तेजी के पूंजी बाजार में अंशों का विक्रय करना आसान होता है। ऐसे में अंशों का मूल्य भी काफी ऊंचा रहता है, अतः अंशों का निर्माण करना बहुत आसान होता है। परंतु मंदे काल में अंशों का विक्रय करना कठिन होता है, फलतः पूंजी के लिए ऋणों और ऋणपत्रों पर निर्भर रहना पड़ता है। विनियोजकों की प्रकृति, नेचर ऑफ इन्वेस्टर। बाजार में विद्यमान पूंजी विनियोजक भी संस्था की पूंजी संरचना को प्रभावित करते हैं। जब बाजार में पूंजी विनियोजक जोखिम उठाने को तैयार हो तो समता अंशों का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। परंतु यदि विनियोजक डरपोक स्वभाव हो तथा नियमित एवं सुरक्षित आय चाहते हो तो ऋण पत्र जारी करना उपयुक्त प्रतीत होता है। अतः इन दोनों के प्रकार के विनियोजकों में संयुक्त रूप को ध्यान में रखकर ही पूंजी संरचना निर्धारित करनी चाहिए। वित्तीय संस्थाओं की नीतियां, पॉलिसी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वित्तीय संस्थाएं पूंजी संरचना को बहुत अधिक सीमा तक प्रभावित करती है। ये संस्थाएं व्यापारिक संस्थाओं की परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए एक निर्धारित ऋण पूंजी अनुपात प्राय 1:1 अनुपात को रखने पर जोर देती है। इसी प्रकार संस्थाएं अंश दीर्घकालीन सहायता के एक भाग को समता पूंजी में परिवर्तन करने के लिए विकल्प की शर्त भी रख सकती है। ऐसे में पूंजी संरचना इन संस्थाओं की शर्तों व नियमों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। प्रचलित कानून का नियम, प्रिवेलिंग लॉज एंड रूल्स। देश के प्रचलित नियम तथा कानून भी संस्था की पूंजी संरचना को प्रभावित करते हैं। हमारे देश में पूंजी निर्गमन अधिनियम है। इसके अंतर्गत समता अंश, पूर्वाधिकार अंश, ऋणपत्र आदि के निर्गमन की व्यवस्था है। साथ ही इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय सरकार समय समय पर कुछ मार्गदर्शक बातें भी निर्धारित कर सकती है। इन मार्गदर्शक बातों में पूंजी संरचना संबंधी अनेक बातों का उल्लेख होता है। इनका पालन करना आवश्यक होता है। आयकर की दरें। देश में प्रचलित आयकर की दरें भी पूंजी संरचना को प्रभावित करती है। ऋण एवं ऋणपत्रों के ब्याज को व्यवसाय के आय में से घटाने का अधिकार होने पर संस्था इन्हें अधिक जारी करती है। फलतः पूंजी संरचना में ऋणों को अधिक महत्व दिया जाता है। पूंजी निर्गमन की लागत, कॉस्ट ऑफ इश्यू ऑफ कैपिटल। हविगोपन कमीशन, दलाली, ऋणपत्रों का बट्टा, ऋणपत्रों के शोधन पर प्रीमियम, ब्याज की दर आदि पूंजी निर्गमन की लागतें हैं। लागतें भी पूंजी संरचना को प्रभावित करे बिना नहीं रहती। व्यवसाय के विस्तार की योजनाएं, द एक्सपेंशन प्लान्स ऑफ बिजनेस। पूंजी संरचना करते समय व्यवसाय की विस्तार योजनाओं को ध्यान रखना चाहिए। यदि भावी विस्तार योजनाएं हैं तो प्रारंभ में अंश पूंजी कम रखनी चाहिए तथा ऋण पूंजी को अधिक रखनी चाहिए। इससे विनियोजकों को अधिक लाभ मिल सकेगा और वे संस्था के भावी विस्तार कार्यों के लिए पूंजी अधिक आसानी से उपलब्ध करा देंगे। बाजार में विद्यमान प्रतिस्पर्धा, एक्सिस्टिंग कंपटीशन इन द मार्केट। बाजार में विद्यमान प्रतिस्पर्धा पूंजी संरचना को प्रभावित करती है। जिन संस्थाओं को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है उन्हें पूंजी कठिनाई से प्राप्त होती है। उन संस्थाओं में लाभों की अनिश्चितता होती है। ऐसी संस्थाओं के समता अंश बेचना कठिन होता है। फलतः उन्हें ऋणपत्रों तथा ऋणों में से ही अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है। परंतु सामान्य प्रतिस्पर्धा वाले उद्योग की संस्था को अंशों के निर्गमन से भी धन प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यवसाय संस्था को अपनी पूंजी संरचना को निर्धारित करते समय उपयुक्त सभी बातों को ध्यान रखना चाहिए।
यानी किसी भी संस्था को, पूंजी संस्था को प्रभावित करने वाले घटक, जो आंतरिक घटक और बाह्य घटक है, इन दोनों घटकों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इन घटकों के आधार पर ही अपनी पूंजी संरचना को निर्धारित करना चाहिए, ताकि संस्था की सफलता सुनिश्चित हो सके और संस्था का निर्बाध रूप से अपना संचालन कर सके। धन्यवाद।